नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। देखो, कल टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो कल हमारी जो डिस्कशन छूट गई है उसे हम संडे को कवर कर सकते हैं। आज हम 14 मई की ही डिस्कशन करते हैं और कल की जो हमारे आर्टिकल्स छूटे हैं उनको हम संडे को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वैसे भी संडे को हमारी कोई और डिस्कशन होती नहीं है। तो चलिए आज की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल क्लॉथ को जीआई टैग मिला है, तो दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सोहराई खोवर पेंटिंग की। ये देखो ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट है। क्या मतलब है इस चीज़ का? पहले आप मुझे ये बताइए, मूरल आर्ट से आप क्या समझते हो? देखो, इस प्रकार से दीवार पर या फिर किसी परमानेंट सरफेस पर जब कोई पेंटिंग बनाई जाती है तो उसे मूरल आर्ट कहते हैं। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हो, दीवार के ऊपर ये पेंटिंग बनाई हुई है, तो ये एक एग्जाम्पल है मूरल आर्ट का। तो चलो, मूरल का तो मतलब आपने जान लिया। रिचुअलिस्टिक का क्या मतलब है? रिचुअलिस्टिक का मतलब ये है कि रिचुअल्स के दौरान इस पेंटिंग को बनाया जाता है। जैसे देखो, हार्वेस्टिंग सीजन का स्टार्ट होना या फिर ख़त्म होना हो, शादी विवाह का समारोह हो, इस प्रकार के समारोह के दौरान रिचुअल के तौर पर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, इस एरिया में अलग अलग कलर्स की जो मिट्टी होती है, उन अलग अलग कलर्स की मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है इस पेंटिंग को बनाने के लिए। आप देखो, झारखंड में काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस पर ये सोहराई खोवर पेंटिंग देख सकते हो। जैसे रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट की दीवारों पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। फीचर्स की बात करें, इस पेंटिंग में लाइंस, डॉट्स, एनिमल फिगर्स, प्लांट्स और इवन रिलीजियस थीम्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमने सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में जाना। अब हम तेलंगाना के तेलिया रुमाल के बारे में जानते हैं। तेलिया रुमाल में क्या होता है? कॉटन के एक कपड़े के ऊपर 3 कलर्स में, रेड, ब्लैक, वाइट, 3 कलर्स में एक पैटर्न बनाया जाता है। जैसे ये देखो, 3 कलर्स का ये पैटर्न है कॉटन के कपड़े के ऊपर। और देखो, वेजिटेबल डाइस का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार के तेलिया रुमाल को बनाने में। इक्कत ट्रेडिशन, इक्कत क्या है? ये देखो, कपड़े को डाई करने की एक टेक्निक है। अगर यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ लेती है, मान लीजिए कि इक्कत ट्रेडिशन क्या है, क्या टेंपल से संबंधित ट्रेडिशन है, म्यूजिक से संबंधित ट्रेडिशन है? नहीं, इसका आंसर होगा ये डाई की एक टेक्निक है। समझ गए? कपड़े के ऊपर डाई करते हैं ना, उसकी एक टेक्निक है इक्कत टेक्निक, इक्कत ट्रेडिशन। तो इसी इक्कत ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया जाता है तेलिया रुमाल को बनाने में। एक और ख़ास बात, हैंडलूम्स की सहायता से ये तेलिया रुमाल बनाया जाता है। अगर आप मशीनी करघे का इस्तेमाल करोगे, जैसे मशीन की सहायता से जो कपड़े बनते हैं, डाई होती हैं, उससे क्वालिटी नहीं आ पाएगी, इसीलिए हैंडलूम का इस्तेमाल होता है तेलिया रुमाल को बनाने में। हिस्ट्री की बात करें, निजाम की डायनेस्टी में जो नोवेल्स थे वो तेलिया रुमाल का इस्तेमाल करते थे, और इस फैब्रिक को वैसे एक्सपोर्ट भी किया जाता था पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर और बर्मा में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना तेलिया रुमाल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में जानें, हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? स्टंटिंग का मतलब ये होता है एज के हिसाब से हाइट कम रह जाती है। वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं होता, वेट कम रह जाता है हाइट के हिसाब से। अंडर वेट का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर एज के लिए जितना स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, मतलब जिस रेंज में, मान लीजिए 10 साल की उम्र में जिस रेंज में वेट होना चाहिए उतना वेट ना होकर कम वेट होना, ये मतलब होता है अंडर वेट होने का। मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन में देखो दोनों चीज़ें आती हैं, अंडर न्यूट्रिशन भी और
ओवर न्यूट्रिशन भी, मतलब न्यूट्रिशन का ज़्यादा होना भी खतरनाक है। और सबसे लास्ट में है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो पर्सन एनीमिया का शिकार होता है उसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। इसके अलावा देखो, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स के बारे में भी आप जान लीजिए। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था और ये डिसाइड किया गया था 2025 से पहले पहले इन 6 टारगेट्स को अचीव करना है। क्या है ये 6 टारगेट्स? 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्टंटिंग का शिकार है उस संख्या को 40% कम करना है। मान लीजिए 2012 में इंडिया में 100 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार है, तो इस आंकड़े को 40 कम करना है, 60 तक लेके आना है 2025 तक। नेक्स्ट टारगेट एनीमिया से संबंधित, वो महिलाएं जिनकी एज 19 से लेके 49 ईयर्स के बीच हैं और जो एनीमिया का शिकार हैं, ऐसे महिलाओं की संख्या को 50% कम करना है। तीसरा टारगेट, काफ़ी बार देखो क्या होता है, जन्म के दौरान यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जो वेट होता है काफ़ी कम होता है, तो ऐसे केसेस को 30% तक कम करना है 2025 आते आते। नेक्स्ट टारगेट, ये इंश्योर करना है चाइल्डहुड ओवरवेट के केसेस में बढ़ोतरी ना हो। नेक्स्ट टारगेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब होता है, जब देखो जन्म के बाद कुछ महीनों के लिए सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, तो ये मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस को रेट को 50% तक इंक्रीज करना है। और सबसे लास्ट में चाइल्डहुड वेस्टिंग के केसेस को 5% से कम तक लेके आना है। तो ये सारे टारगेट्स अचीव करने थे 2025 से पहले, लेकिन इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेगा पूरी तरह से। तो अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की। देखो 2013 में न्यूट्रिशन के ऊपर एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट, N4G के नाम से ये समिट जाना गया था। और इसी समिट के दौरान ये सोचा गया था कि इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए हर एक साल, ताकि पता लग सके किसी देश में रीजनल लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर न्यूट्रिशन का स्टेटस कितना है। ये रिपोर्ट वैसे तो WHO के द्वारा रिलीज़ की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टेक होल्डर्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स अपनी अपनी भूमिका प्ले करते हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करें। इंडिया उन 88 देशों में शामिल हैं जो 2025 तक ये टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया में 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें से 37.9% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और 20.8% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं, जो कि देखो काफ़ी ज़्यादा है, एशिया की एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एशिया में 22.7% बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार हैं और 9.4% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करें, हमारे देश में 21.6% महिलाएं, जो ऑलमोस्ट 1/5 हैं, ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार हैं। 17.8% मैन मोटापे का शिकार हैं। एनीमिया की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज में 2 में से 1 महिला एनीमिया का शिकार है, मतलब उनमें खून की कमी है। और सबसे लास्ट में अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करें, ये देखो वैसे तो कम हुई है, 2000 से लेकर 2016 के बीच हमारे देश में अंडरवेट रेट जो है बॉयज़ के लिए 66% से घटकर 58.1% हो गई है और गर्ल्स के लिए 54.2% से घटकर 50.1% हो गई है। लेकिन एशिया की एवरेज से ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अंडरवेट चिल्ड्रन की संख्या बॉयज़ के लिए एशिया में है 35.6% और गर्ल्स के लिए है 31.8%। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट चिल्ड्रन हैं। ये हमने डिटेल से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में जाना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करेंगे। देखो दिबांग रिवर पर आधारित ये प्रोजेक्ट है। दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस प्रोजेक्ट में 2 डैम्स बनाए जाने हैं,
दिबांग की दो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, एक देर रिवर और दूसरा टंगोन रिवर। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? दिबांग रिवर की। और इन दोनों रिवर्स के ऊपर डैम बनाया जाना है। और दिबांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। बट प्रॉब्लम ये है कि डैम बनाने से 1165 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2,70,000 जो पेड़ हैं वो नष्ट हो जाएंगे। वैसे इस एरिया में टाइगर्स भी देखे गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिमालयन रीजन है। मतलब अगर हम बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से विरोध हो रहा था इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल को लेके और सरकार जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि खबर ये है कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, सांगपो रिवर कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में, और चाइना वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है। तो हमारे देश में भी अगर ब्रह्मपुत्र रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर प्रोजेक्ट होंगे तो इंडिया का क्लेम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इंडिया चाइना को बोल सकता है कि भैया आपके प्रोजेक्ट बनाने से हमारे देश में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज में पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। इंडिया इस प्रकार का दावा ठोक सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाहता है। अब देखो, एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है। इस कमेटी का काम यह है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को राय देना। जब भी किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना होता है तो ये बॉडी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी रेकमेंड करती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को क्या इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए या फिर ना दिया जाए। तो इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित अपने डिसीजन को डिफर कर दिया है। मतलब बाद में फैसला लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेके, क्या इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए या फिर ना दिया जाए। ऑलरेडी देखो 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 साल से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, लेकिन एक बार फिर से फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने और समय मांगा है इस प्रोजेक्ट पर फैसला लेने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गांधी पीस प्राइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में गांधी पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के दौरान, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, इसी वजह से नॉमिनेशन पीरियड को अब इंक्रीज कर दिया गया है। इस अवार्ड के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें। 1995 में 125वीं जब बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, तो उस मौके पर इस प्राइज़ को स्टार्ट किया गया था। ये प्राइज़ किसको दिया जाता है? ये प्राइज़ देखो उस इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिसने नॉन वायलेंस के थ्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की है। और जिसको ये प्राइज़ दिया जाता है उसको 1 करोड़ रुपए, इस प्रकार का मोमेंटो, स्क्रोल, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। स्क्रोल मतलब जैसे एक नहीं होता कपड़े का जो होता है उसमें लिखा होता है कि हम ये आपको प्राइज़ दे रहे हैं, उसे स्क्रोल कहा जाता है। आप वैसे यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हो स्क्रोल की। 2-3 और ख़ास बातें देखो, अगर ऐसा है कि सेम ईयर में 2 पर्सन्स या फिर 2 इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस डिजर्विंग हैं तो दोनों को ये प्राइज़ दिया जा सकता है और मरणोपरांत ये प्राइज़ नहीं दिया जाता है। ये प्राइज़ सभी पर्सन्स के लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी क्रीड, रेस, सेक्स का हो। जनवरी 2019 में सरकार ने इकट्ठा ये प्राइज़ दिया था पिछले कुछ सालों के लिए, 2015, 2016, 2017, 2018, 4 सालों तक दिया नहीं गया था। एकदम से सरकार जागी और ये प्राइज़ दे दिया गया। तो हमने गांधी पीस प्राइज़ के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ। लास्ट आर्टिकल हमारा चैंपियंस पोर्टल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। ये देखो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आसान भाषा में समझते हैं। ये पोर्टल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एमएसएमई से संबंधित इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जैसे देखो हाल ही में सरकार ने एक मुहिम स्टार्ट की है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
देश को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमईज का एक बहुत बड़ा योगदान होगा ही होगा। इसी वजह से सरकार चाहती है हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी ग्लोबल पहचान बनाएं, उनको क्वालिटीज़ के लिए जाना जाए। क्योंकि देखो चाइनीज़ कंपनीज की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में चाइना के माल पर बहुत सारे देशों ने आवाज़ उठाई है। तो हमारी जो एमएसएमईज हैं उनको दुनिया में लोग जाने क्वालिटी की वजह से, ऐसा अब सरकार चाहती है। इसी उद्देश्य के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में हब एंड स्पोक मॉडल भी देखने को मिलेगा। जैसे देखो हब के तौर पर दिल्ली में एमएसएमई मिनिस्ट्री में एक ऑफिस होगा, उसके बाद देश के अलग अलग स्टेट में भी एमएसएमईज के जो ऑफिसेज होंगे उनको भी इस पोर्टल की सहायता से जोड़ा जाएगा। हमारे देश में विभिन्न एमएसएमईज जो प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपनी प्रॉब्लम्स रजिस्टर करवा सकेंगे इस पोर्टल पर, और हब एंड स्पोक मॉडल की सहायता से उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वैसे इस पोर्टल को सीपी ग्राम से भी जोड़ा गया है। सीपी ग्राम आपको पता है सिटीजन्स की जनरल ग्रीवेंसेस के लिए एक पोर्टल है। आपकी कोई भी शिकायत है आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हो। और एमएसएमई के मिनिस्ट्री वेब बेस्ड मैकेनिज्म से भी इस पोर्टल को जोड़ा जाएगा। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है चैंपियन पोर्टल किससे संबंधित है, ये एमएसएमईज को मजबूत बनाने से संबंधित है, छोटी एमएसएमईज को बड़ी बनाने से संबंधित है, उनको एंकरेज करने से संबंधित है कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चैंपियंस पोर्टल के बारे में। अब बारी आती है रिवीजन की। रिवीजन में ये सारी स्टेटमेंट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है सोहराई खोर पेंटिंग, ये कहाँ की है? क्या तेलंगाना की है? नहीं, गलत। ये झारखंड की है, तेलंगाना की नहीं है। और तेलिया रुमाल क्लॉथ ये तेलंगाना का है, दोनों उल्टे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चैंपियंस पोर्टल सिस्टम यूटिलाइजिंग मॉडर्न आईसीटी टूल्स इज एम्ड एट असिस्टिंग इंडियन एमएसएमईज, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मॉडर्न आईसीटी टूल्स को यूज़ करता है ताकि हमारे देश की एमएसएमईज को बड़ी लीग में लाया जा सके, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दिबांग रिवर पर आधारित प्रोजेक्ट है जिसे दिबांग वैली प्रोजेक्ट भी जाना जाता है के नाम से जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, क्या ये जारी की जाती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा? नहीं, गलत। इसको रिलीज किया जाता है WHO के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।